हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने महा रिवीजन सीरीज में बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन किया और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को रिवीजन करने में ना बहुत ही मज़ा आया गया होगा और रिवीजन करते करते आपके अंदर इतना जोश इतना ऊर्जा आया होगा कि आपको लगा होगा कि हाँ इतना तो हमारा लगभग तैयार है। अब उसको एक बार केवल तैयार कर लेने से वो नहीं, आपको जैसे आपने एक समय दे करके एक बार तैयार किए हैं उसी को एक दो दिन गैप दे करके उसको एक बार फिर आप बढ़िया से लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठोगे तब भी वो चीज़ आपको भूलने वाला नहीं है। मतलब एक चीज़ को आपको दो तीन बार लगातार एक दो दिन गैप दे करके बढ़िया से समय देकर के तैयार कर डालो, उसके बाद आपको फेल होने का जो डर है ना वो तो आपको कभी आ ही नहीं सकता है। और यही आपके अंदर होना चाहिए, फेल होने का आपको जरा सा भी डर नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं होना चाहिए मैं फेल हो रहा हूँ। आपको ये लगना चाहिए कि फिजिक्स में मेरा 70 में कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अब की बार आ रहा है। ठीक है, तो आज की ये महा रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास है और हमने जहाँ तक पहले क्लास में रिवीजन किया हुआ था उसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपका ये रिवीजन जो चल रहा है इसमें तो अभी मैं ज़्यादातर दीर्घ उत्तरी प्रश्न को ले रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही हमारा इकाई ख़त्म होता है, दो इकाई ख़त्म हो जाएगा, दो इकाई ख़त्म होने के बाद इस पे दोनों इकाई पर यानी इकाई 1 और इकाई 2 दोनों इकाई पर जितने हमारे एक एक नंबर के अति लघु उत्तरी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का एक बार ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन देखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन को जब दो तीन बार सुनोगे, दो तीन बार देखोगे तो फिर वो क्वेश्चन भूल सकता है, कभी नहीं भूल सकता है। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन में फोकस करेंगे जो क्वेश्चन या तो एग्जाम में आए हुए हैं और या तो एग्जाम में उसके आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। बाकी हम उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को एकदम नज़रअंदाज करने वाले हैं जो हमें नंबर नहीं दिलाएगा। अब हमको नंबर के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए नहीं। नॉलेज के लिए बहुत पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ नंबर के लिए कि 70 में 70 का वादा या फिर 70 में 60 प्लस का वादा हमारा कितना कारगर होता है उसको हमें देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास में जैसे हमने पिछले वाले क्लास में देखा था कि वैद्युत विद्रोह के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में हमने देख लिया हुआ था। तो आज की क्लास वहाँ से हम लोग आगे शुरू करते हैं और पहले हम लोग देखते हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम पूछता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। क्या हमसे पूछता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, तो उसको समझने के लिए तो पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, विभव प्रवणता होता क्या है। विभव प्रवणता होता क्या है, विभव प्रवणता भी आपको एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता का मात्रक हो गया, इसका बीमा हो गया, कैसी राशि है और इसका सूत्र हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विभव प्रवणता में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, इसका मात्रक याद होना चाहिए, इसका बीमा याद होना चाहिए और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये भी हमको याद होना चाहिए। किसमें, विभव प्रवणता में। ठीक ना, विभव प्रवणता में हमें इतनी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए कि विभव प्रवणता क्या है। चलो भाई पहले हम लोग क्या सीखते हैं, विभव प्रवणता की परिभाषा सीखते हैं। तो परिभाषा अगर देखा जाए विभव प्रवणता की, हमने आपको बताया हुआ है कि विभव प्रवणता को, परिभाषा को याद रखने के लिए देखो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो आप परिभाषा ना अगर जितना फार्मूले बेस पे परिभाषा याद रखोगे ना वो आपको टिकाऊ रहेगा। फार्मूला है, उस फार्मूले के बेस पे अगर आप उसकी परिभाषा याद की हो ना, वो समझो आपको एकदम भूलने वाला नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई आपको फार्मूला के बेस पर परिभाषा को याद कराने को। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता दोस्तों बताया हमने, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ये फार्मूला आपकी कहाँ पे होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, अगर ये चीज़ आपको याद है तो परिभाषा नहीं बना लोगे, एकदम बता लोगे। कैसे कि दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। एक वर्ड केवल एक्स्ट्रा जोड़ना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को
क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। याद हो गया ना? एकदम याद हो गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया, यानी विभव में परिवर्तन बोले तो डेल्टा वी, दूरी में परिवर्तन बोले तो डेल्टा एक्स। अब यहाँ से मात्रक बीमा तो आपकी जुबान पर हो जाएगा। देखो, विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या निकल के आया? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। बीमा, अब देखो बीमा याद रखने के लिए, बीमा याद रखा नहीं जाता है, निकाला जाता है। और कहाँ से निकालते हैं हम लोग? मात्रक से निकालते हैं। मात्रक कहाँ से बनता है? परिभाषा से। परिभाषा कहाँ से बनाओगे? सूत्र से। लो, अब देखो विभव का मात्रक, ये हमें क्या करना है? बीमा निकालना। किसका? विभव प्रवणता का। बीमा निकालने के लिए पहले वी का बीमा पता होना चाहिए। अब वी का बीमा आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं, पिछली क्लास में देखो कैसे सीखा होगा। वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू की बीमा क्या होती है? यम यल टू टी माइनस टू। आवेश की बीमा क्या होती है? एटी। एटी जब ऊपर जाएगा यम यल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है आपका विभव की बीमा। क्या ये विभव की बीमा? हमको क्या चाहिए? विभव प्रवणता की बीमा चाहिए, मतलब विभव बटा मीटर कर दे। विभव की जगह पे क्या लिख दें? यम यल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और मीटर की जगह पे यल, एक यल से कटेगा, इस तरीके से काटते नहीं, मैं इसे काट दिया। एक यल से कट जाएगा तो आपको बीमा क्या निकल के आएगा? यम यल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब बताओ क्या इसको याद रखना है? नहीं, निकालना सीखना है। विभव प्रवणता की बीमा कैसे निकाली गई ये आपको सीखना है। ठीक, बीमा आपने निकाल लिया। कैसी राशि है? तो दोस्तों ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जो विभव प्रवणता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाएंगे तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा? कम होगा, और कम आएंगे विभव प्रवणता का मान घटेगा। देख लो विभव प्रवणता किस पे डिपेंड कर रहा है? दूरी में। दूरी ज़्यादा विभव प्रवणता कम, दूरी कम विभव प्रवणता ज़्यादा। तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के मान पे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर डिपेंड करने की वजह से विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। परिभाषा याद हो गया? एकदम याद हो गया होगा। परिभाषा, मात्रक, बीमा, और कैसी राशि है? सदिश राशि। तो दोस्तों ये रहा विभव प्रवणता, जो आपको एक नंबर तो दिला के रहेगा। जब रिवीजन कराएंगे ना तो इसको फिर शामिल करेंगे, फिर रिवीजन कराएंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्या सीखना था? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो उसको समझाने के लिए ये एक बार फिर जरूरी था। ठीक है, जब दोबारा सीखोगे तो आपको दोबारा याद हो जाएगा, लेकिन अभी से ही याद रखो, ताकि जब दोबारा रिवीजन करें तब आपको लगे, अगर मैंने एक नंबर के 20 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, तो आपको लगे अरे सर 20 क्वेश्चन में मुझे तो 15 क्वेश्चन पहले से याद था, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये नहीं कि सर अगली क्लास में जब रिवीजन कराएंगे तब याद करेंगे, नहीं भाई। रिवीजन मतलब ये हुआ कि देखो मुझे 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मुझे पहले से कितना ज़्यादा याद है। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या देख रहे भाई? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को कैसे निकालते हैं, ये आपको कम से कम 3 नंबर दिला के रहता है, यानी बड़े नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक ना। जो मैं बताने जा रहा हूँ विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्या बताने जा रहे हैं हम? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैसे है, ये सब पिछली क्लास में हमने A to Z आपको बताया। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब इस संबंध को कैसे निकालते हैं एकदम बढ़िया तरीके से समझिए। वर्ड पे जाना नहीं है, बस इसके डेरिवेशन पे आना है। वर्ड तो अपने आप हमको बनाने सीखना है, और मैं सिखाऊंगा इसी क्लास में कैसे कैसे हमको वर्ड बनाने सीखना है। देखो भाई, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये तीर लगा हुआ है, ये तीर क्या दिखा रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। ये तीर क्या दिखा रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है, तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षण आवेश क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो एक परीक्षण आवेश रखा गया है। अब बताओ, अगर परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में है तो क्या परीक्षण आवेश पर बल लगेगा? यस। कौन सा बल लगेगा, तो कितना बल लगेगा? ये देखो भाई, परीक्षण आवेश पर तो क्या लिखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, लिख सकते हो लाइन। देखो बना बना के कैसे लिखा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बल को दोस्तों लिखते हैं F से, और F बराबर हो जाएगा Q0E। F बराबर Q0E, परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। F बराबर Q0E। अब बल लग रहा है, अब अगर हम बात करें बल की डायरेक्शन किधर होगी, बल सदिश राशि है, इस बल की डायरेक्शन किधर होगी। हमने कल वाली क्लास में आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। अगर बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है तो बल किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पता है, तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस आवेश पर लगने वाला बल उसकी दिशा हो गई। अब हमको करना क्या है कि इस परीक्षण आवेश को मान लेते कोई बिंदु हमारा ए यहाँ पर है और इस बिंदु हमारा बी यहाँ पर है। बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक जो बल लग रहा है वैद्युत बल के विपरीत दिशा में बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आते हैं, तो कितना कार्य होगा, कितना कार्य होगा। देखो दोस्तों, अब कार्य को जो निकालेंगे, हमने विभव की परिभाषा में आपको बताया था विभव V बराबर W/Q। ये तो विभव है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है उसको तो विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर के रूप में अब उसको लिखा जाता है VA माइनस VB बराबर W/Q0। यहाँ से हमें किया गया कार्य चाहिए। हमने क्या वर्ड बोला कि जो हमारा परीक्षण आवेश बिंदु बी पर है, इस बिंदु बी से बिंदु ए तक अगर हम इसको लेकर आ रहे हैं, बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आ रहे हैं, तो कितना कार्य हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर Q0 VA माइनस VB। Q0 VA माइनस VB। अब ये वर्ड मैंने आपको यहाँ से बताया, आप इसको यहाँ से याद रखोगे कि विभवांतर की परिभाषा होती है, ये यहाँ से निकाल लिया गया W। अब ये दोस्तों जो W है वह W जो है कह सकते हैं कि हमारा कार्य का बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना है डेल्टा x, थीटा कितना है। देखो बल इधर लग रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। कितना विस्थापन हुआ, ये डेल्टा x विस्थापन हुआ, ठीक है, डेल्टा x विस्थापन हुआ। मान लेते डेल्टा x दूरी है A और B के बीच में, तो एफ एक्स cos थीटा, थीटा की जगह पे 180, क्यों 180, बल की दिशा उधर, विस्थापन की दिशा इधर, तो थीटा कितना हो गया 180 अंश बराबर Q0 VA माइनस VB। एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q0E रख सकते हैं। Q0E डेल्टा x cos 180 अंश का मान -1 बराबर Q0 VA माइनस VB को डेल्टा V लिख दो। अंतर है ना, अंतर आपका डेल्टा दिखा रहा है, VA माइनस VB की जगह पे क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पे Q0 तो आपस में शहीद हो गया, E इंटू डेल्टा x बराबर माइनस डेल्टा V। इस माइनस को हमने यहाँ भेज दिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, या E बराबर ना भाई परिभाषा में हमने क्या लिखाना था, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। हाँ, E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। बस मेरे भाई यही हमारा क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये क्या कहलाएगा, E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा V अपान डेल्टा x मतलब डेल्टा V बोले तो विभव, डेल्टा V अपान डेल्टा x बोलोगे तो विभव प्रवणता। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपस में क्या ये संबंध है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जितना हम आगे जाएंगे विभव प्रवणता का मान, विभव का मान घटता जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। एक बार जरा रिवीजन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने कितना बताया, 3 मात्रक। कौन कौन सा बताया, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलाम मीटर मात्रक बताया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालोगे, कैसी राशि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। परिभाषा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। उम्मीद है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है। एक बार और देखो वर्ड के साथ कैसे देखोगे, पहले वर्ड क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश पर
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x ले जाने में किया गया कार्य ये। अब कार्य का फार्मूला ये भी होता है थीटा 180 अंश इसलिए हुआ क्योंकि बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, थीटा जगह पे 180 अंश हो गया। काश 180 अंश का मान -1 होता है, माइनस को उधर भेज दिया गया, डेल्टा वी अपान वी ए माइनस वी बी को हमने डेल्टा वी लिख दिया, तो ई बराबर हो गया माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा और इसको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, जितना हम कहें उतना आपको क्या कर लेना है, एकदम तैयार कर लेना, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं खुद छोड़ रहा हूँ काफ़ी चीज़ों को, तो आपको और इसके आगे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले वैद्युत धारिता। ठीक है, एक नंबर में वो इम्पॉर्टेंट है ही है वैद्युत धारिता। तो अब वैद्युत धारिता को हम लोग समझाते हैं। अब देखो एक नंबर की चीज़ें यहाँ पे अलग से तो कराएंगे ही, लेकिन अभी जब एक एक नंबर का चीज़ें यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैद्युत धारिता से रिलेटेड चीज़ों को मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, हमको क्या बताने वाले हैं आपको, वैद्युत धारिता। चलो भाई रिवीजन क्लास 2 ये तो पता चले गया तुम लोग को। ठीक है, रिवीजन चल रहा है ये भी पता हो गया, एक क्लास बढ़िया से देख लिए। अब ये आपका रिवीजन का दूसरा क्लास है, इंजॉय ले रहे हो बढ़िया से, मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, बढ़िया से शेयर करते रहो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता की परिभाषा नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन इतना आसान परिभाषा है इसलिए नहीं पूछता है। ठीक है, अब वैद्युत धारिता में आपको क्या क्या पूछा जाता है, वही परिभाषा रेयर केस में, परिभाषा मात्रक बीमा इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मात्रक बीमा। ठीक है, कैसी राशि है ये जल्दी नहीं पूछा जाता है, अभी समझ जाओगे। अब कैसी राशि है अब आपको देख करके समझ जाना है कि कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। वैद्युत धारिता की परिभाषा को समझते हैं। वैद्युत परिभाषा मतलब होता है कि वैद्युत मतलब होता है आवेश, धारिता मतलब है धारण करने की क्षमता। वैद्युत मतलब समझो आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो किसी भी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को जो धारण करने की क्षमता होती है ना, वही क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी भी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को या आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। अब देखो वैद्युत धारिता में Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V, Q मतलब आवेश, V मतलब विभव। जो आवेश होता है वह विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। विभव आवेश क्या होता है, विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस सिंबल को जब हटाते हैं एक नियतांक लेकर आते हैं, वह नियतांक आता है CV। ठीक है, CV, जहाँ पे C क्या है, इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। एक परिभाषा यहाँ से हमने बोल ही दिया है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। अब यहाँ से भी हम लोग धारिता की परिभाषा बोल सकते हैं। ये C क्या है, हमारा धारिता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर C बराबर हो जाएगा Q अपान V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा, जहाँ पे Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। तो किसी चालक को दिया गया आवेश, ये Q क्या है, दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि, ये V क्या है, विभव में होने वाली वृद्धि, विभव में होने वाली वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि का ये जो अनुपात है, यही अनुपात क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात है, वही अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। यहाँ से परिभाषा आपको याद रखना है, यहाँ से भी। और किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है, उसके किसी चालक का जो धारिता होता है, उस धारिता मतलब क्या हुआ, वैद्युत मतलब आवेश, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। किसी भी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता हो गया। ठीक, तो परिभाषा आपने सीख लिया, परिभाषा आपको समझ में आ गया। आते हैं मात्रक। मात्रक कहाँ से, यहाँ से मात्रक सीखना है। मात्रक कहाँ से, फार्मूला से, सूत्र से। Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। V का मात्रक आप कहोगे वोल्ट, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया।
बीमा की बात करते हैं, कूलाम की बीमा होता है 80। अभी हम लोग वी का बताया, अभी हमने वी का बताया। चलो सपोज दैट आपको वी भूल गए, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू तो नहीं भूले, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू तो नहीं भूले। डब्ल्यू की बीमा जुबान पे होगी M L2T-2 आवेश की 80, ठीक है, आवेश की 80। अब इसको आप लिख सकते हो, अच्छा इसको आप और सही कर दो, यम, वैसे भी देख सकते हो भाई 80 हमारा जो स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो मैं यही कर देता हूँ, ML2T-3A-1, ML2T-3A-1। रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे हो सकता है कि दिमाग से फिसल जाए कि ML2 था कि ML था, T-3 था, T-2 था। तो बीमा नहीं रटना है, बीमा यहाँ से निकालना है। 2-4 सेकेंड लग जाए निकालने में चले, लेकिन बीमा रट्टा नहीं मारना है। तो 80 हो गया किसका, गुलाम का। बोल्ट का क्या हो जाएगा, ML2T-3A-1, ठीक। उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे M-1, L2 है ऊपर जाएगा M-2, T ऊपर जाएगा T4 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक। M-1, L-2, T4, A2, ये क्या हो गया, बीमा हो गया। कैसी राशि है, अब देखो जरा, C बराबर क्या है, Q अपान V। आवेश कैसी राशि होता है, सदैव अदिश राशि होता है। विभव कैसी राशि है, अभी हमने बताया, विभव हमारी अदिश राशि है। तो जो ऊपर अदिश नीचे अदिश, सदिश है ही नहीं है। जब सदिश नहीं है तो क्या सदिश आ सकता है जबरदस्ती, एकदम नहीं। तो हमारा ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये धारण की क्षमता पर डिपेंड करती है, कितना धारण कर रही है, किसको, आवेश को। कोई भी चालक कितना आवेश को धारण करता है वही क्या है, धारिता है। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। बीमा क्या होता है, M-1, L-2, T4, A2। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब दोस्तों देखो, ये जो कूलाम प्रति वोल्ट है ना, इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, फैरड कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है एक फैरड किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है एक फैरड की परिभाषा, एक फैरड की परिभाषा। अब देखो, एक फैरड की परिभाषा को रट्टा मारना है, एकदम नहीं। तो आप सोचोगे सर रट्टा मारना नहीं, तो रट्टा मारे किसको, रट्टा भी जो आएगा ना उसको मारना है। यहाँ पे सब चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, एकदम समझा, एकदम अपने तरीके से समझना है। देखो कैसे, अभी आपने क्या देखा कि C बराबर क्या है, C बराबर है Q अपान V। C बराबर क्या है, Q अपान V। और बात किसी की जा रही है, एक फैरड की परिभाषा। एक फैरड कब होगा, एक फैरड तब होगा जब ये 1 कूलाम हो और ये 1 वोल्ट हो। जब ये 1 कूलाम हो और ये नीचे वाला क्या हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। जब 1 कूलाम होगा, ये वोल्ट होगा, तो ये आ जाएगा फैरड में, एकदम आ जाएगा। अब देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर, जैसे अभी हमने इसकी परिभाषा बताया था ना कि दिया गया आवेश, उसकी विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात है वही अनुपात वैद्युत धारिता है। एकदम उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है। देखो कैसे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब वह क्या कहलाता है, उसकी धारिता 1 फैरड कहलाती है, ठीक। चलो ये फैरड हो गया। अब आपने फैरड निकालना सीख लिया ना। अब यहाँ पे एक जबरदस्त फार्मूला जो आपके एग्जाम में आपको 3 नंबर तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ उस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, ठीक है। वह फार्मूला देखो दोस्तों हम लोग निकलवा लेंगे। अब U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 CV² कैसे आता है, अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। मजा आएगा इसको देखने में एकदम। चलो भाई इतना नोट कर लो। नोट क्या करना है, बस केवल आपको देखते रहना है, उसमें आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, U बराबर 1/2 CV² को हम लोग कैसे निकालते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अब हम लोग जो है डेरिवेशन देखने जा रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखने के लिए एकदम भाई समझ जाओ, एकदम तैयार हो जाओ। अब देखो हम लोग कैसे उसको निकालते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना।
इसको आप लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा बोलो या आवेशित चालक की, कोई चालक हो, ठीक ना, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र। कोई चालक है और वह चालक ऐसा है आवेशित है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब ये सूत्र हमने बताया क्या है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र क्या निकल के आता है, एक बार सूत्र, पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए ना भाई, सूत्र आपको याद होना चाहिए। u बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 Q²/C। अब आप कहोगे सर इतना तीनों याद होना चाहिए, भाई होना तो तीनों चाहिए, होना तो आपको तीनों चाहिए, लेकिन अगर आप तीनों नहीं याद कर पा रहे हो तो आपको एक तो ये जरूर याद होना चाहिए। अगर ये आपको एकदम याद है तो आप ये दोनों निकाल सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए तीनों, ठीक है। 1/2 CV², 1/2 QV, 1/2 Q²/C। ये हम लोग अब इसका डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कैसे पूछता है, कहेगा कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/2 CV² का निगमन कीजिए, और जो प्रयुक्त शब्द मतलब संकेत कह सकते हो कि C क्या है, V क्या है, उसका अर्थ बताइए, ठीक है। अब से मात्रा हो तो भी अलग से पूछ सकता है, उसके ऊपर है, लेकिन ये आपका पूछा जाता है। अब देखो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा समझते हैं। तो कोई भी चालक हो, उस चालक को आवेशित करने के लिए, जैसे मान चलो ये मार्कर है, ये मार्कर अगर चालक है तो इस चालक को आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए हमें बाहर से कुछ कार्य करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य से, किसी बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य से इस चालक के अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, चालक की मतलब आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य से जो ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है, ठीक है, ये हमारा कोई छोटा सा चालक है। अब इस चालक को क्या करना है, हमको आवेशित करना है। तो अब आवेशित करना है तो मान लो पहले इसको भाई 0 स्टार्टिंग में कितना आवेश दिया गया, 0 आवेश दिया गया, ठीक है ना। और बाद में इसको Q आवेश दिया गया, बाद में कितना आवेश दिया गया, Q आवेश दिया गया। जब इसको 0 आवेश दिया गया मतलब कुछ आवेश नहीं दिया गया, तो इसका विभव क्या रहा, 0 रहा। लेकिन जैसे इसको Q आवेश दिया जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर V हो जाएगा, एकदम सही। कोई चालक है, उस चालक को जो आवेश है वह बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में लेके दिया जा रहा है। अब पहला छोटा खंड समझो 0 है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग किया जा रहा है। अभी 0 आवेश है तो इसका विभव क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही लास्ट वाला आवेश, जैसे मान चलो पूरे 20 कूलम आवेश है, 20 कूलम पहला 0 और लास्ट में दे देते लास्ट वाला 20 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला कितना है, Q है। तो पहले 0, फिर जब 0 आवेश दिया गया तो चालक का विभव कितना हुआ, 0। जब चालक में Q आवेश दिया गया उसका विभव कितना हो गया, V, ठीक, कितना हो गया, V। तो अब इसका औसत विभव कितना हो जाएगा, तो औसत विभव हो जाएगा मेरे प्यारों 0 + V/2, 0 + V/2। अब किया गया कार्य, ठीक है, तो अब जितना Q आवेश को देने में किया गया कार्य, देखो भाई किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य को लिखेंगे भाई W, W बराबर आपको पढ़े होंगे W बराबर V × Q, W बराबर होता है V × Q। तो यहाँ पे Q मतलब हो गया आवेश, किया गया कार्य बराबर आवेश गुणे औसत विभव, औसत विभव, ठीक है, औसत विभव। अब ये देखो V × Q कैसे आया भाई, अभी हमने परिभाषा होता है V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या हो गया, VQ। अब ये कोई नया फार्मूला तो है नहीं, बार बार बताने की जरूरत है कि विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q, W बराबर क्या हो जाता है, VQ। विभव वाला परिभाषा ही है, कोई नया फार्मूला नहीं है। विभव वाले परिभाषा के सूत्र से V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q। तो V है क्या, औसत विभव, Q क्या है, आवेश, आवेश गुणे औसत विभव लिखो, चाहे औसत विभव गुणे आवेश लिखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है, दोनों बात क्या है, एक ही है।
तो यहाँ पे किया गया कार्य W बराबर आवेश, आवेश की जगह पे क्या है Q आवेश 0 और Q जोड़ोगे तो कितना होगा Q होगा, Q आवेश गुणे औसत विभव 0 प्लस V बटा 2, 0 प्लस V बटा 2। तो W बराबर क्या मिल गया 1/2, 0 प्लस V मतलब एक बार रहने दो, Q गुणे 0 प्लस V मतलब 0 मतलब V बटा 2। तो W बराबर क्या हो गया 1/2 QV। W बराबर क्या हो गया 1/2 QV। इतना आसान दोस्तों अभी मिलेगा आपको, आप समझ नहीं पाओगे कि कितना आसान है ये। कितना लाइन हुआ 1 2 3 4, ये समझो जबरदस्ती ये लाइन किया गया, डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे ना, लेकिन जबरदस्ती एक लाइन। तो अब यही किया गया कार्य, हमने क्या बताया कि ये चालक है, इस चालक को हमको क्या करना है आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य से इस चालक के अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये कार्य मिल गया और यही जो कार्य है यही कार्य उस चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा चालक की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और इसको लिखते हैं बड़का U से, बड़का U बराबर हो जाएगा 1/2 QV। 1/2 QV देखो कहीं है, यस 1/2 QV मिल गया। अभी हमने आपको बताया जब वैद्युत धारिता की परिभाषा बताया Q प्रोपोर्शनल टू V, बताया ना Q प्रोपोर्शनल टू V, चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। आवेश कैसी राशि अदिश, विभव कैसी राशि अदिश। ये क्यों बार बता रहा हूँ ताकि आपको जब भी मुझे कहीं मिले कि इसका कौन सी राशि है उसको बताने में आसान हो, कौन सा मात्रक है उसको बताने में आसान हो, ये बार बार रटा रहा हूँ आपको, ठीक है रटा रहा हूँ। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर क्या बताया गया CV। अब Q की जगह पे CV लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो U बराबर 1/2 Q की जगह पे CV गुणे V, तो U बराबर क्या मिल गया 1/2 CV स्क्वायर। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, लो भाई मिल गया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब यहीं पे V की जगह पे क्या लिख सकते हो Q/C। V की जगह पे यहाँ पे जो V है V की जगह पे Q/C लिख सकते हो। V की जगह पे देखो Q/C, अब यही मान रखो Q/C। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q, V की जगह पे Q/C, तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C। U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ये क्या गया हमारा जो कोई आवेशित चालक है उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। ये सूत्र कैसे निकाला गया समझ में आ गया ना। बस केवल 4 लाइन आपको याद रखना है, ये चारों लाइन 3 नंबर दिला के रहेगा। तो लेकिन इसके लिए वर्ड लिखना पड़ता है, तो वर्ड पहले क्या लिखोगे चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी चालक को, ये चालक हो गया, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य से उस चालक में जो ऊर्जा संचित होती है उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखा जाता है। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तभी चलेगा, लेकिन इतना वर्ड लिखोगे आपको 3-4 लाइन इसी हो जाएगा वर्ड लिखने में। अब क्या लिखोगे, माना किसी चालक को आवेश छोटे छोटे खंडों में दिया जाता है। माना चालक को दिया गया पहला आवेश 0 है तथा चालक को दिया गया अंतिम आवेश Q है। इस दौरान चालक के विभव में होने वाली वृद्धि पहले 0 तथा अंतिम में V हो जाता है। तब चालक का औसत विभव 0 प्लस V बटा 2। इस आवेश को देने में किया गया कार्य W बराबर औसत आवेश या आवेश गुणे औसत विभव। आवेश की जगह पे Q, औसत विभव की जगह पे 0 प्लस V बटा 2। U बराबर W बराबर 1/2 QV। अब Q की जगह पे चेंज कर दो CV, बस। तो ये वर्ड आपको पकड़ना है, वर्ड को रट्टा मारना है नहीं, वर्ड को क्या करना है जो नोट्स बनाए हो वहाँ से या जो वर्ड यहाँ पे सीख रहे हो वहाँ से आपको वर्ड सीखना है। वर्ड को रट्टा मारोगे ना तो आपको डर लगेगा। आप देखो फिजिक्स को या केमिस्ट्री को डर लगने का सबसे बड़ा ये रीज़न यही होता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, उसको रट्टा मारने लगते हो। जब चीज़ों को समझोगे ना तो अपने मन से खुद वर्ड बनाने लगोगे, और जब अपने मन से वर्ड बनाने लगे, अपने मन से अगला स्टेप कौन सा आएगा, अगला शब्द क्या बन सकता है, ये जब चीज़ सीख जाओगे ना तो फिजिक्स आपको डरा नहीं सकती है, आपको बढ़िया बढ़िया नंबर दिला के रहेगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे
कि संधारित्र क्या होता है। अच्छा देखो, एक यहाँ पे आता है इसकी ऊर्जा निकालने का, तो ऊर्जा हमने निकाल लिया। एक होता है कि दो आवेशी चालक है, उन आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो एक दूसरे के जोड़ने से ऊर्जा में क्या कमी आई है उसका भी फार्मूला हमसे कभी कभी पूछ लेता है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ ना, कभी एक बार कभी पूछा गया है, ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ऐसा नहीं कि वो डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, देखूंगा और जो एक नंबर का रिवीजन कराऊंगा उसमें उसको शामिल कर सकता हूँ, ठीक है, उसको भी छोड़े हूँ, ठीक है ना। एक नंबर मतलब थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, बाकी आसान बहुत है, बस उसमें डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं संधारित्र हमारा क्या होता है, ठीक ना। संधारित्र एक नंबर में पूछा जाता है, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, और कोई भी संधारित्र की धारिता है उस संधारित्र की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। संधारित्र क्या है और किसी भी संधारित्र की धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो पहले हम लोग दोस्तों समझते हैं संधारित्र क्या होता है। एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये संधारित्र। जब एक एक नंबर का कराएंगे ना तो ये सब चीज़ों को मैं शामिल करूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा साधन होता है जो किसी चालक के आकार में बिना बदले, जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा देती है, ठीक है। संधारित्र क्या होती है, एक युक्ति होती है, और वह युक्ति कैसी होती है, जो चालक के आकार को बिना बदले, आकार को बिना बदले, यानी जो चालक का जो आकार है उस आकार को बदला ना जाए, बिना बदले किसको क्या बढ़ा दे, धारिता के मान को बढ़ा दे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले क्या कर दे, धारिता के मान को बढ़ा दे। साइज वही रहे लेकिन आवेश को खब्बू, मतलब आवेश को ज़्यादा खींचने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे आप लोग शादी विवाह में जाते हो तो आप लोग को ये लगता है कि आज कितना खा लें, ठीक है ना, मुझे में आता होगा कि आज कितना खा लें, तो उस समय ये सोचते होगे कि शायद आज मेरी भूख इतनी रहे। कितने लोग पता है अगर शाम को पार्टी रहती ना, सुबह खाना नहीं खाते, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे अंदर आज कितना हमारे अंदर धारण करने की क्षमता आ जाए, कितना हम लोग गटक जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब उसके अगर मान लो उस दिन उसके पेट की साइज बढ़ा दी जाए तो जो उसके चेहरे पे कितनी खुशी रहेगी, वो कहेगा वाह यार गजब मज़ा आ गया आज, ठीक है। तो पता चला आज उसके घर पे ऐसा खाना बना है जो उसको एकदम पसंद नहीं है, तो क्या सोचेगा कि आज शायद मुझे भूख ना लगे, या भूख लगी भी रहेगी तभी कहेगा मूड नहीं आज खाने का, ठीक है। लेकिन अगर बढ़िया चीज़ बन गया है तो सोचेगा कि मेरा आज जो साइज है पेट का वह कितना बड़ा हो जाए। तो मतलब यहाँ पे वही चीज़ है, तो युक्ति यहाँ पे आकार को बदला ना जाए, ठीक है। आदमी जैसे है, आदमी की भूख ज़्यादा लग जाए लेकिन पेट वही रहे तो उसकी मज़ा है, और जरा पेट ज़्यादा बड़ा निकल जाए और कहते भाई आपको ज़्यादा आप खाना खा सकते हो तो उसको मंजूर है। हर कोई कहाँ चाहता है पेट निकालना, ठीक है। तो वैसे ये भी जो संधारित्र है वह इसको क्या है कि आकार को बिना बदले, आकार वही रहे, क्या हो जाए, केवल धारिता के मान को बढ़ा दिया जाए, वही हमारा क्या है, संधारित्र है। अब दोस्तों जो संधारित्र है, संधारित्र तो होता है वैसे दो प्रकार का, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक होता है गोली संधारित्र। लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब आपको ये ना लगे कि मैं A to Z चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, नहीं भाई, अभी मैं समांतर प्लेट संधारित्र पे जो आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आता है उस डेरिवेशन को बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। इसीलिए मुझे पहले संधारित्र बताना पड़ा, और संधारित्र के बाद समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है उसको डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे तो मजा, ठीक। अब देखो दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र जैसा इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है, परिभाषा नहीं पूछी जाती है, ठीक है। बहुत अगर रेयर केस में कभी पूछे समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं, देखो भाई क्या समझते हो बताओ जरा। देखो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर हो, दो प्लेट हो, ये दो रहेंगे तभी तो समांतर होंगे। देखो ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, चीज़ों को समझते चलो और उसको वर्ड में लिखने का प्रयास सीखते चलो, ठीक है। वर्ड सीखना, लिखना नहीं है, सीखना है, ठीक है। रिवीजन में क्या करना है, सीखना है। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो प्लेटें, देखो पहली प्लेट दूसरी प्लेट है, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाते। बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। बाकी होता तो बहुत कुछ है, बना सना करके लिखना चाहती है, लेकिन उतना नहीं हमको। क्या लिख देना है, क्या समझ लेना है कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो समांतर प्लेटें या दो प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं।
अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश स्थित होता है। दोनों पे क्या होता है? बराबर और विपरीत आवेश स्थिर होता है। तो दोस्तों अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, वह छपने वाला क्वेश्चन क्या है कि समांतर प्लेट संधाई की धारिता का, क्या भाई मैं बताने जा रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, किसका? धारिता का जो सूत्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक। ये आपसे पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या करिए? निगमन कीजिए। अब देखो पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आता क्या है? वह सूत्र C बराबर होता है A/0/D, ठीक है, A/0/D, या फिर इसी को हम लोग K भी जोड़ देते हैं, कैपिटल K A/0/D। अब देखो इसमें क्या है? A इस प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ε0, भूले नहीं होना, पिछली क्लास देखे हो ना, एकदम पहला क्लास एकदम बढ़िया से देखना, रिवीजन की क्लास। भैया मैं इतनी मेहनत कर दे रहा हूँ आपके लिए, एकदम रटा रहा हूँ, अब भी अगर आप भूलो, अब भी अगर आप याद ना कर पाओ तो समझो इसमें मेरी कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमी है, ठीक है। चलो ε0 को हमने क्या बताया? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता। मान इसका 8.85 × 10⁻12। मात्रा किसका आता है? एक नंबर में कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा मात्रक से निकालना सीखना है। डी क्या है? दोनों जो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। चलो अब ये चीज़ कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। C बराबर A/0/D, या इसी को कहो कैपिटल K A/0/D। ये कैसे निकाला जाता है अब हम लोग इसको सीखते हैं, ठीक है। सीखे ना? चलो इतनी चीज़ समझ में आ गया कि संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट है, संधारित्र क्या है। चलो अब दोस्तों इसको निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सूत्र कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, रटना कम पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप रिवीजन की क्लास बराबर देख रहे हो, बराबर मतलब अभी तो एक ही गया है, बराबर क्या देखने की जरूरत है, ठीक है। मतलब अगर आप पिछली क्लास आप देखे हो तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलो देखो, हमने माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, इस पर हमने मान लिया प्लस चिन्ह है, ठीक, और ये हमारा क्या है? माइनस चिन्ह है। जितने प्लस उतने माइनस होने चाहिए। ये हमारा क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है, और प्लेटों के बीच की दूरियां क्या है? स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है, ठीक। हमने क्या अपना लिख सकते हो ना शब्द बना करके, सीखो यहाँ पे कैसे शब्द बनाया जा रहा है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़का A और प्लेटों के बीच की दूरी का है छोटका d है, ठीक। चलो अब इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, बताया हुआ है कि अगर आपका कोई आचालक चादर है, उस आचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको बता के रखा हुआ है, वह होता है E बराबर σ/2ε0। हमने वहाँ बताया था। ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये फार्मूला कैसे निकाला गया है ये सब पिछली वीडियो में है, वो तो याद होना चाहिए, कैसे कैसे निकाला गया आना चाहिए। साथ में ये फार्मूला E बराबर σ/2ε0 याद होना चाहिए। अगर इसको आप याद कर सकते हो तो यहाँ पे आप समझ करके कि प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो चीज़ आप समझ जाओगे, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और देखो मैंने बताया ना, कुछ चीज़ों को रट्टा मारना आसान है, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को रट्टा मारना गलत बात है, ठीक है। क्या है? गलत बात है। तो गलत बात हमने नहीं करना है। अब देखो ये प्लस प्लेट है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर। माइनस का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? माइनस की ओर होता है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर, एकदम बताए हैं। अब अगर दोनों देखो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में तो जुड़ जाएगा। पहली वाली के कारण σ/2ε0, दूसरी वाली के कारण σ/2ε0, तो दोनों का हर बराबर है तो अंश में आपस में जुड़ जाएगा 2σ/2ε0, 2 कट गया σ/ε0। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना आया? σ/ε0। ये σ/ε0 क्या है? प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है।
अब मैं डायरेक्ट अगर इसको लिख देता कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, लोग परेशान रहते, कहते कैसे होता है, तो ये सोचते कि मन में याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अब लग रहा है रट्टा मारना पड़ेगा नहीं, अब क्या लगा कि हमें अगर ये चीज़ पता है क्या, अचालक चादर के कारण उसके कुछ दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से कैसे निकाला जाता है, अगर वो पता है तो वहाँ से हम चीज़ इसको समझ सकते हैं, रट्टा नहीं मार सकते, समझ सकते हैं और समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया कि पहली प्लेट प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, दूसरी प्लेट है माइनस, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र है माइनस की ओर, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके क्या मिल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच या कहें समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दोस्तों, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया तो अब वैद्युत क्षेत्र से इसके सिरों पर एक विभवांतर बन जाएगा, वह भी विभवांतर V बराबर हो जाएगा A इंटू डी। अब कहोगे ये भी रट्टा मार रहा, ये कैसे आ गया, ये देखो अभी आज की क्लास में हमने शुरू क्लास में क्या बताया, विभव प्रवणता, शुरू की क्लास में ही हमने आपको बताया विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हमने क्या बताया था, विभव प्रवणता हमने बताया था E बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, माइनस साइन को इग्नोर करो, यहाँ पे डेल्टा V मतलब विभव, E डेल्टा से मतलब दूरी, तो E अपनी जगह पे, विभव की जगह पे क्या होगा V, डेल्टा की जगह पे D, तो V बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी, वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया V इंटू डी। तो ये चीज़ आप यहाँ समझोगे, E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। तो यहाँ पे E का काम तो E है, लेकिन डेल्टा V का काम V, डेल्टा S का काम D, तो यहाँ से V बराबर क्या निकल के आया, V इंटू डी। ये क्या हो गया, प्लेटों के बीच विभवांतर या प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया। हमको चाहिए क्या, अरे भाई हमको चाहिए धारिता, अभी हमको क्या मिला है, विभवांतर मिला है। अरे तो धारिता निकल जाएगा, एकदम निकलेगा, धारिता निकल जाएगा, एकदम निकलेगा। कैसे, देखो धारिता के लिए हमने जो सूत्र बताया C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V, V मिल गया है तो बस यहीं पे लेके जाकर फार्मूला का मान रख दे, हमें अपने आप धारिता निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, अपने आप धारिता का मान निकल के आएगा। अब देखो धारिता का मान हम लोग कैसे निकाल दें भाई, अब हम लोग धारिता का मान निकाल दें तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटों का यानी जो प्लेट है, प्लेट की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। अब यही V का मनवा यहाँ पे ला के रखते हैं, तो C बराबर Q बटा V की जगह पे, अच्छा यहाँ पे देखो E का मनवा रख दें, यहाँ पे V बराबर E की जगह पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अच्छा अब इस सिग्मा को, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपान A, V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है सिग्मा की जगह पे Q अपान A लिख दिया, Q अपान A लिख दिया। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये V का मनवा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये देखो Q तो शहीद हो गया, जब Q शहीद हो गया तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी, C बराबर क्या मिल गया, A एप्सिलॉन 0 बटा डी मिल गया। ठीक, तो यही हमने बताया था ना कि आपको देखो C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान डी, ये कब के लिए है, जब प्लेटों के बीच में यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो, वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो। वायु या निर्वात कहाँ हो, प्लेटों के बीच में हो, प्लेटों के बीच में अगर वायु या निर्वात है तब के लिए है। अगर प्लेटों के बीच में, टोटल प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तब देखो C बराबर क्या हो जाएगा, बड़का के A एप्सिलॉन 0 बटा डी। अगर अब क्या हो जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तब प्लेटों के बीच में वैद्युत धारिता जो हो जाएगा C बराबर कैपिटल के A एप्सिलॉन 0 बटा डी। कैपिटल के है परावैद्युतांक है, कैपिटल के क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, परावैद्युतांक का कोनो मात्रक उत्तरक नहीं होता है, एक नंबर पूछ जाता है परावैद्युतांक का जो मान है वह चालक के लिए, अचालक के लिए, कुचालक के लिए कितना होता है। ठीक है, ये सब चर्चा करेंगे एक नंबर वाले में। ठीक, हमने बताया था भाई कि ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हो, इस सूत्र से देखो जरा। इस सूत्र में देख रहे हो D का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। अपने को क्या है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो दूरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके धारिता को बढ़ाई
जा सकती है। 1 नंबर। प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता बढ़ जाती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। C प्रोपोर्शनल टू A और भी कह सकते हो C प्रोपोर्शनल टू कैपिटल K, C प्रोपोर्शनल टू 1/D। यहाँ से मैंने आपको शब्द बोला कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर धारिता बढ़ेगा, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता बढ़ेगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर धारिता घटेगा। अपने को क्या है, बढ़ाना है, तो दूरी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, इसी के जस्ट जैसा ये देखो, ये फार्मूला जो निकल के आया ना, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी पर आधारित एक और है कि प्लेटों के बीच में, ये दोनों प्लेट है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोनो आंशिक पदार्थ अगर भर दिया जाए, आंशिक पदार्थ स्मॉल टी मोटाई का भर दिया जाए, तब जो है उसका बोले तो धारिता, इस समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना हो जाएगा, ये जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवीजन की क्लास में, ताकि अगर ये इसकी अच्छा देखो, उसको बताने से फायदा ये होगा कि आपका ये चीज़ एक बार हुआ है ना, एक बार और हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 2 बार मिल जाएगा। ठीक है, 2 बार मिलने से आपको और जो कम तैयार है वो और उसको तैयार होने का पॉसिबिलिटी जो है, चांसेस जो है वह क्या होगा, एकदम बढ़ेगा। चलो भाई, अब देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के बीच में हम लोग अगर कोई स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दें, ठीक है, तब उसकी धारिता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, धारिता क्या हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग उसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखो क्लास की लेंथ पे मत आना कि वीडियो कितनी लंबी बन रही है, बस ये देखना कि हमारा कितना ज़्यादा इसमें रिवीजन हो रहा है। और जितना ज़्यादा वीडियो लंबी रहेगी, जितना चीज़ें आपको बताई जाएगी, वो समझिए आपके लिए बेनिफिट है। ठीक ना, आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। आप उसको बढ़िया से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, उतना चीज़ों को आप उसको इम्पॉर्टेंट नोट करके उसी को आपको क्या करना है, उसी को एकदम रट्टा मारना है। जो समय आपको देना है, इस पे समय देना है। ठीक ना, और फालतू चीज़ों पे आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आपका एक मिनट, एक क्षण आपका गोल्डन टाइम है। ठीक है, इसको आप चाहे गोल्डन बना दो या तो चाहे इसको आप कोयला बना दो, ये आपके हाथ में है। चलो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कोई प्लेट है, उस प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। ठीक ना, स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख देने पर कहाँ प्रभाव पड़ेगा, उसको देखते हैं। ये हमारा हो गया पहला प्लेट, ये हमारा हो गया दूसरा प्लेट। पहले प्लेट पर हमने क्या मान लिया, प्लस आवेश मान लिया। ठीक है, जितना यहाँ प्लस रहेगा उतना यहाँ पे माइनस रहेगा। प्लेटों के बीच में हमने क्या बताया, स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। ये स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तब इसकी धारिता पर कहाँ प्रभाव पड़ेगा, वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो अब बताओ, अगर स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, स्मॉल डी। तो आपका टी मोटाई क्या है, परावैद्युत पदार्थ का स्थान आपका कितना है, स्मॉल टी मोटाई का है। वायु या निर्वात का स्थान कितना है, वायु या निर्वात का जो स्थान है आप कहोगे सर D-T तक है। गजब है ना, D-T तक आपका वायु या निर्वात है और टी मोटाई तक आपका क्या है, परावैद्युत है। एकदम सही। अब बताओ भाई जरा, अभी हमने बताया था कि प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र तो फिक्स है, वह क्या है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मैं शब्द नहीं लिख रहा हूँ ना, शब्द लिखूँगा पता चला कि 1.5 घंटे के अंदर रिवीजन होना चाहिए, 1.25 घंटे रिवीजन होना चाहिए, पता चला 6 घंटा लग जाएगा। भाई आप देख सकते हो कि कितना लिख करके जो वीडियो बनाया गया है, वह कितना ज़्यादा वीडियो बनाया गया है। लेकिन रिवीजन में चीज़ों को समझना, केवल वर्ड को सुनना है और सुनने के बाद उसको अपने को भी जब आप रिवीजन करोगे ना, एक ही वर्ड लिख करके नहीं, ऐसे फिगर बनाओ, कुछ चीज़ों को लिखो, अपने तरीके से समझो और वर्ड अपने मन से बोलने का प्रयास करो। लिख करके रिवीजन करोगे तो बुढ़ा जाओगे। ठीक है, मतलब बुढ़ा जाने का मतलब ये कि आपका एग्जाम बीत जाएगा, आपका रिवीजन नहीं होगा, ये समझ लेगा। नहीं बुढ़े हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो पता डर के मारे भाग जाओगे। तो परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई तक है, वायु निर्वात क्या है, D-T मोटाई तक का है। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। सिग्मा की जगह पे Q/A एप्सिलॉन 0 लिख दे। ठीक है, Q/A एप्सिलॉन 0।
अच्छा ये देखो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र एक बार मैं ले रहा हूँ परावैद्युत के लिए और एक बार वायु और निर्वात के लिए, दोनों के लिए लेते भाई। इतना आपको ऐसे करता हूँ, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र है परावैद्युत पदार्थ के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 और इसके लिए हो जाएगा सिग्मा बटा कैपिटल के एप्सिलॉन 0, कैपिटल के यहाँ पे कैपिटल के एप्सिलॉन 0। कैपिटल के मतलब क्या भाई, परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक हमेशा परावैद्युत के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये परावैद्युत है इसके साथ के जुड़ गया, ये वायु निर्वात इसके साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिग्मा बटा कैपिटल के एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा बटा कैपिटल के, सिग्मा जगह पे क्यों अपान लिख दें, क्यों अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन 0, कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा क्यों अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। मतलब अगर प्लेट के बीच में ये परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तब ये है, परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाएगा तब ये है। तो हम लोग परावैद्युत पदार्थ रखें कि नहीं रखें, रखे हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ है तब उसका जो है ये क्या आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू अपान कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0, ठीक। ये हमें क्या मिल गया, वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर। विभवांतर एक बार निकालते हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए, एक बार वायु या निर्वात के लिए। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए मान लेते हैं V1 है और उसके लिए क्या है हमारा V2 है। V1 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी होता है ना, तो E1 और डी की जगह पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा T और इसमें क्या हो जाएगा V2 बराबर E इंटू E2 और T की जगह पे क्या कह सकते हैं, D माइनस टी। क्या कह सकते हैं हम लोग, D माइनस टी कह सकते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा E1 की जगह आप लिख सकते हैं क्यू अपान कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी और इसको जगह आप क्या कह सकते हैं, V2 बराबर हमारा हो जाएगा E2 की जगह पे क्यू अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी, ठीक। तो इस वाले वैद्युत क्षेत्र से ये वाला विभवांतर निकला, इस वाले वैद्युत क्षेत्र से हमारा ये वाला विभवांतर निकला। तो प्लेटों के बीच में जो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 कर दो। V1 की जगह पे क्यू अपान कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी प्लस V2 जगह पे क्यू अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी। दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 कॉमन है, टी अपान के प्लस यहाँ पे D माइनस टी बचा, टी अपान के प्लस D माइनस टी बचा। तो हमें क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया। हमको क्या चाहिए, धारिता चाहिए। धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू अपान V होता है। धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू अपान V होता है। तो क्यू अपान V का मनवा इतना बड़ा मनवा देखो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 डी टी अपान के प्लस D माइनस टी। अब देखो ये क्यू कट जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस टी को मैं पहले लिख दे रहा हूँ प्लस T अपान के, ठीक। बस ये हो गया। तो जैसे वो चीज़ आप निकाले हो ना इससे पहले वाला कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, वैसे ही एकदम हुआ है कि एक बार वायु या निर्वात हमारा कितना हुआ D माइनस टी, परावैद्युत पदार्थ कितना हुआ T। वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसको E1 इसको मानो और E2 इसको मानो। E1 बराबर सिग्मा अपान कैपिटल के एप्सिलॉन 0, E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए, हमने क्या किया, सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए लिख दिया। क्यू अपान ए यहाँ भी लिखा, क्यू अपान यहाँ भी लिखा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र मिल गया। इस वाले वैद्युत क्षेत्र से हमने विभवांतर निकाला, इस वाले वैद्युत क्षेत्र से ये वाला विभवांतर, दोनों V1 V2 आ गया। जोड़ दो, विभव अदिश राशि है, डायरेक्ट उसको आप जोड़ सकते हो। V बराबर V1 प्लस V2, V1 V2 का मान रख दिया हमने, जोड़ दिया, कॉमन मिल गया तो V मिल गया। जब V मिल गया है तो धारिता निकल जाएगा। C बराबर क्यू अपान V, बस V का मान रख करके C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस टी प्लस T अपान के, ठीक। तो ये क्या रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा रहेगा तब के लिए है, ठीक है। चलो इतना ही चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वह क्या है, संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, जो संधारित्रों का संयोजन है वह आपसे कभी कभी पूछ लिया गया है, ठीक है ना। इस पर ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल बनता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर जो ये संधारित्रों का संयोजन जो है
उस पर आपका क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया गया है, तो कभी पूछ लिया गया है तो हम लोग उसको इसी बहाने आपको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो संधारित्रों का संयोजन है, वह संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो आप कहोगे 2 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है संधारित्रों का संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का जो फिगर बनता है, देखो ये पहला संधारित्र, ये हुआ दूसरा संधारित्र, ये हुआ तीसरा संधारित्र। इनको जो है एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक के ऊपर एक जोड़ा जाए तो वह आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाया, देखो जल्दी फल्दी बना रहे हैं ना, मुझे भी लग रहा है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी थोड़ा समेटा जाए। ठीक, ये समांतर क्रम संयोजन और ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, ये पहला संधारित्र है, मान लेते हैं पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। इसमें पहले का C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। यहाँ पे दोस्तों कोई आवेश दिया गया, ठीक है, ये स्रोत है, इस स्रोत से क्या मिलेगा, इसको आवेश। आवेश जो यहाँ पे वही आवेश यहाँ पे, वही आवेश यहाँ पे, तो सब पे आवेश क्यों, यहाँ भी क्यों, यहाँ पे भी क्यों। यहाँ पे ये स्रोत है, स्रोत से जुड़ा तो स्रोत से क्या मिलेगा, आवेश। यहाँ पे आवेश पहुँचा तो आवेश क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो बोलो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। पता है मैं दोनों को साथ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, एक बार लग जाए तो रट्टा ना मारना पड़े। ठीक, विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ पे, विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3। यहाँ देखो विभवांतर पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ पे, सबके बीच का विभवांतर क्या मान लें, V मान लें। सबके बीच का विभवांतर क्या मान लें, V मान लें। ठीक, हमने दोस्तों आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ कि जब आपको श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन निकालना हो, सूत्र है उसका, ठीक है, तुल्यधारिता का सूत्र अगर निकालना हो तो हमको ये पकड़ना होता है कि इसमें अलग क्या है। भाई धारिता तो अलग रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। धारिता के बाद क्या बचा, आवेश और विभव। धारिता के बाद क्या बचा, आवेश और विभव। इस आवेश और विभव में कौन अलग है वही आपको देखना है। इसमें क्या अलग है, विभव। इसमें क्या अलग है, आवेश। इसमें क्या अलग है, विभव। इसमें क्या आवेश, इसमें क्या अलग है, आवेश। इसमें किसका मान निकालेंगे, विभव का। इसमें किसका मान निकालेंगे, आवेश का निकालेंगे। अब विभव का मान निकालते हैं। V1, V1 बराबर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था क्या, Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q अपान C। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 की जगह पे Q अपान C1, V2 जगह पे Q अपान C2 V2, V3 जगह पे Q अपान C3, V3 जगह पे Q अपान C3। अब कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव, भाई विभव अदिश राशि है, डायरेक्ट जुड़ सकती है या जुड़ जाती है। V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 की जगह पे Q अपान C1, V2 जगह पे Q अपान C2, V3 जगह पे Q अपान C3। सब में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे V कॉमन लेकर के 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q को नीचे भेजो, जब Q के नीचे भेजोगे V अपान Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V अपान Q किसके बराबर, 1/C के बराबर। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ भाई मजा आया कि नहीं, एकदम आसान लगा ना, एकदम मजा आया। ठीक है, एकदम इसी के जैसा एकदम ये। इसमें किसका मान निकालेंगे, तो आप कहोगे सर Q1 का मान। Q1 बराबर, बताओ भाई, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। आवेश कैसी राशि, अदिश राशि। अदिश राशि को डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। मान लेते हैं स्रोत से इसको Q आवेश मिला, वह 3 भागों में बट गया, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की जगह पे C1V, Q2 जगह पे C2V, Q3 जगह पे C3V। बोलो भाई सब में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे V, C1 प्लस C2 प्लस C3, Q बटा V
Q बटा V किसके बराबर, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर, Q बटा V C के बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या गया, समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाए तब उसकी तुल्यधारिता का सूत्र, और ये जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्यधारिता का सूत्र निकल के आया। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। इतनी चीज़ों को भाई नोट कर लो। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं ना क्या, एक और टॉपिक इसका मुश्किल से वो भी 3 नंबर में आता है, मुश्किल से आप उसको 5 मिनट और देखो जरा। 5 मिनट और देखोगे तो ये 5 मिनट की और क्लास रह गई है, मिटा देना। चलो 5 मिनट की और क्लास है और उसके बाद जो है इस क्लास का समापन करते हैं। ठीक है, तो आप इंजॉय लेते रहिए ऐसे। ठीक है, और अगर इंजॉय आए, अच्छा लगे तो भाई अच्छा लगे तभी शेयर करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस केवल अपना देखें, अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं फ़ायदा हो रहा है, बकवास चीज़ें चल रही है, टाइम पास हो रहा है, तो भाई आप टाइम पास को टाइम पास की तरह लें। ठीक है, चलो, लेकिन आपको, मुझे लग रहा होगा कि आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। ठीक है, रिवीजन मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और कैसे रिवीजन किया जाए, आपका कोई सुझाव है उस सुझाव को भी आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। ठीक है, या फिर इससे आप बेहतर और क्या हो सकता है उसके बारे में भी आप बताएं। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं दोस्तों ऊर्जा घनत्व। ठीक है ना, ऊर्जा घनत्व। आपसे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक ना, आपसे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा नहीं पूछता है, आपसे कहता है सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, ये आपसे पूछता है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं ऊर्जा घनत्व। भाई कुछ भी पूछे तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा घनत्व की परिभाषा को याद रखने के लिए आपको सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सूत्र से परिभाषा बड़े प्यार से याद होता है, बड़े आसानी से याद होता है। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा बटा आयतन, देखो मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। ठीक है, यहाँ से परिभाषा बन जाएगा, एकदम बन जाएगा कि एकांक आयतन में यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब बताओ ऊर्जा हमने बताया कि नहीं बताया, एकदम बताया। ऊर्जा हमने इसी क्लास में बताया, रिवीजन की क्या बताया, 1/2 CV स्क्वायर। गजब, अभी देखो सब फार्मूला जो सिखाया है ना हमने वहीं से निकलेगा, एकदम वहीं से निकलेगा। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ से मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। जो हमारा C है, C हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सीखा ना, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता में C बराबर A एप्सिलॉन 0/d, और V बराबर भी हमने बताया V बराबर E × d, दोनों चीज बताए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाला, C बराबर A एप्सिलॉन 0/d, V बराबर होता है E × d। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि U बराबर 1/2 C की जगह पे A एप्सिलॉन 0/d और V की जगह पे E × d का होल स्क्वायर। ठीक है, U बराबर 1/2 कैपिटल A एप्सिलॉन 0/d इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। इसमें देखो, ये देखो 1D तो चल गया, 1D कट गया। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर A × d हमने क्यों साथ में लिखा, क्योंकि A मतलब क्षेत्रफल और D मतलब दूरी। क्षेत्रफल और दूरी का गुणा कर दोगे ना आयतन बन जाता है। क्षेत्रफल और दूरी का गुणा करने पे क्या बन जाता है, आयतन। U बटा A × d बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और A × d क्या है, आयतन, और U क्या है, ऊर्जा। तो हमें क्या मिल गया, ऊर्जा बटा आयतन मिल गया। और ऊर्जा बटा आयतन किसके बराबर, 1/2 एप्सिलॉन 0 बल्कि E के बराबर, E स्क्वायर के बराबर। और ऊर्जा बटा आयतन क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। तो ये हमारा आ गया ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। E क्या है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका स्थिर वैद्युतिकी का, जो आपको स्थिर वैद्युतिकी में हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी एक इकाई है, इस इकाई में हमने आपको 4 चैप्टर बताए थे और चारों चैप्टरों का सिर्फ 2 वीडियो में हमने इसका रिवीजन करवाया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये रिवीजन जो है कैसे कराया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये लग रहा होगा कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल आपको रिवीजन करना है। सब क्वेश्चन के पीछे पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें इस समय हमने आपको कई बार बताया कि हमको अब नॉलेज के लिए नहीं, नंबर के लिए पढ़ना है। अभी तक हमने नॉलेज के लिए पढ़ा, A to Z चीज़ें विस्तार से, न जाने कितने वीडियो हमने आपको बना बना के दिया, वो सब हमारा नॉलेज के लिए था। अब हमको हमारा फोकस नंबर पे है। ठीक है, और अब की बार नंबर इतना अच्छे से पाना है कि अब की बार 90 पार और डीजे जो है पड़ोसी के घर के सामने बजा के रहना है। ठीक ना, डीजे कहाँ बजाना है? पड़ोसी के घर के सामने बजाना है और 90 पार ला के दिखाना है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हम लोग चीज़ों को इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। हर एक चीज़ों को समय देना अब हमारे पास समय नहीं है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है? इम्पॉर्टेंट जो देखना है, इम्पॉर्टेंट क्या है उसको हमें पढ़ना है। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल पे पहली बार आओ और आप अगर वीडियो को देखो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा देखोगे नहीं तब तक आपको उसका मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने इस परिवार को बड़ा बनाओ। ठीक है भाई, आपके मेहनत से समझो, आपको शेयर करने से, जो आप शेयर करते हो, जो हमारे व्यूवर्स आते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से मैं आपको लंबी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम टाइम में शायद औषधि के जैसा काम करे और आपको ये अच्छा नंबर दिलाने में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलो सबको बाय बाय।